बच्चों हमारा चैप्टर 6 बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर के तहत हमने अध्ययन किया कि औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान अंग्रेज सरकार की नीतियों का भारत के दो प्रमुख उद्योग धंधे सूती वस्त्र उद्योग, लोहे व इस्पात उद्योग, इन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसी के साथ ही हमने बुनकर व लोहा बनाने वालों की दशा का भी अध्ययन किया। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, तो कॉपी पेन ले आइए और मेरे साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में किस तरह के कपड़ों की भारी मांग थी। हमने देखा भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग रहती थी, न केवल दक्षिणी एशिया में, दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो क्षेत्र था, बल्कि यूरोप के बाजारों में भी। और यूरोप में अधिकतर छापेदार जो बारीक सूती कपड़ा था वो बहुत ही भारी मांग में रहता था, जिसे सिंटज, कोसा आदि नामों से जाना जाता था। नेक्स्ट है, जामदानी क्या है। तो जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था जिस पर करघे में सूती व सोने के धागों का, यानी अक्सर सूती व सोने के धागों का प्रयोग करते हुए सजावटी चिन्ह बुने जाते थे और इनका रंग स्लेटी और सफ़ेद होता था। और जब बात करते हैं जामदानी के महत्वपूर्ण केंद्रों की, तो जामदानी के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे, बंगाल स्थित ढाका और संयुक्त प्रांत स्थित लखनऊ। आ गया ना समझ में। जामदानी क्या था? जामदानी एक तरह का बारीक मलमल होता था और जिसमें करघे में दो तरह के धागे अधिकतर इस्तेमाल होते थे, सूती और सोने के धागे। उनका इस्तेमाल करते हुए सजावटी चिन्ह उस पर बुने जाते थे और इसमें अक्सर सफ़ेद और सलेटी रंग प्रयुक्त होते थे। नेक्स्ट है, बंडाना क्या है। यह शब्द हिंदी के बांधना शब्द से निकला है और इस श्रेणी में, बंडाना श्रेणी में, ऐसे चटक रंग वाले बहुत सारी किस्मों के कपड़े आते थे जिन्हें कि बांधने और रंगसाजी यानी टाई एंड डाई मेथड से बनाया जाता था। वैसे बंडाना शब्द का अधिकतर इस्तेमाल गले या सर पर पहनने जाने वाले छापेदार गुलूबंद के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है, अगरिया कौन होते हैं। तो अगरिया लोहे प्रगालकों का एक समूह था जो कि लोहे बनाने में माहिर होते थे और ये समूह मध्य भारत के क्षेत्र में निवास करते थे। हमने अध्ययन किया था कि 19वीं शताब्दी के दौरान, आखिरी जो दशक चल रहा था, उस दौरान बार बार इतने अकाल पड़े कि अगरिया समुदाय के कुछ लोगों ने तो अपना ये परंपरागत काम है ये करना ही बंद कर दिया था। नेक्स्ट है, हमें रिक्त स्थान भरना है, कथन को सावधानी पूर्वक अध्ययन करना है और फिर दिए गए स्थान को उचित शब्दों के माध्यम से भरना है। पहला है, अंग्रेजी का सिंटज शब्द हिंदी के रिक्त स्थान शब्द से निकला है। तो बताइए कौन से शब्द से निकला है? छींट शब्द से निकला है। तो इधर हम क्या लिखेंगे? छींट। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान की तलवार रिक्त स्थान स्टील से बनी थी। याद आया कुछ? कौन से स्टील से बनी थी? वुड्स स्टील से बनी थी और वुड्स स्टील से बनी हुई तलवारें बहुत ही मजबूत होती हैं। नेक्स्ट है, भारत का कपड़ा निर्यात रिक्त स्थान सदी में गिरने लग गया था। हमने पढ़ा था कि भारत में जो कपड़ा बन रहा था उसे इंग्लैंड से आने वाले सूती कपड़े से मुकाबला करना पड़ रहा था, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा था और भारत के कपड़े का निर्यात गिरने लग गया था क्योंकि भारत के कपड़े का जो निर्यात था उस पर भी टैक्स वगैरह लगा दिए गए थे। तो भारत के कपड़े का निर्यात 19वीं सदी में गिरने लग गया था। यहाँ भी ये उत्तर लिखे गए हैं। नेक्स्ट हमारा है, विभिन्न कपड़ों के नामों से उनके इतिहासों के बारे में क्या पता चलता है। यूरोपीय बाजारों में बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जिनसे कि उनके नामों के आधार पे जाना जा सकता है। जैसे कि यूरोप के व्यापारियों ने सूती कपड़ा सबसे पहले इराक के मोसुल शहर में अरब के व्यापारियों के पास में देखा था और इसी कारण वो बारीक बुनाई वाले सभी कपड़ों को मसलिन कहने लग गए थे, मसलिन या मलमल। इसी तरह से जब सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए तो उन्होंने केरल के तट पर कालीकट में डेरा डाला था और यहाँ से वो मसाले वगैरह और चीज़ों के साथ सूती कपड़ा भी अपने साथ लेकर गए थे और कालीकट से जो शब्द निकला उसके आधार पे वो सूती कपड़े को कैलिको के नाम से जानने लग गए थे। यानी उस क्षेत्र विशेष के आधार पे उस शब्द को निकाला गया और उसके आधार पे कपड़े को जाना गया। छापेदार सूती कपड़ों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया, सिंटज, कोसा और बंडाना कहा जाता था और अंग्रेजी का जो सिंटज शब्द है वो हिंदी के छींट शब्द से निकला है। छोटे जो छींट वाले, रंगीन फूल पत्ती छींट वाले जो छोटे छापे के कपड़े थे उनको सिंटज या छींट कहा जाता था। नेक्स्ट हमारा है, इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध क्यों किया? पहुंच जाओ,
जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण का दौर चल रहा था, नए नए उद्योग धंधे खुल रहे थे और इंग्लैंड में नई नई सूती वस्त्र उद्योग की इकाइयाँ लग रही थी, तो वहाँ के व्यापारियों ने इसलिए भारत के सूती वस्त्र का विरोध किया क्योंकि भारतीय सूती वस्त्रों की बहुत ज़्यादा मांग थी और इंग्लैंड के जो उद्योग धंधे हैं उनसे बने सूती वस्त्रों को कोई खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसलिए व्यापारियों ने मांग की कि भारत से जो आयात हो रहा है कपड़ा, भारत से उनके देश में जो कपड़ा आ रहा है उस पर वो रोक लगाएं। तो इंग्लैंड में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ चुकी थी। इंग्लैंड में नए नए कारखाने खुल रहे थे और अंग्रेज कपड़ा उत्पादक ये चाहते थे कि इंग्लैंड में केवल उनका ही कपड़ा बिके। इसलिए इंग्लैंड के ऊन और रेशम उत्पादकों ने 18वीं सदी की शुरुआत में भारत से आयात होने वाले कपड़े का विरोध किया। याद करो 1720 के कैलिको अधिनियम को कि किस तरह से वहाँ की सरकार ने एक अधिनियम भी पारित किया था रोक लगाने के लिए। नेक्स्ट है ब्रिटेन के कपास उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर किस तरह के प्रभाव पड़े। तो बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़े, कारण हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। ब्रिटेन में सूती कपड़ा उद्योग के विकास से भारत के कपड़ा उत्पादकों पर कई तरह के असर पड़े, क्योंकि हमने देखा उन्होंने स्पिनिंग जेनी का भी आविष्कार कर लिया था, भाप से चलित वाष्प चलित इंजन का भी आविष्कार कर लिया था। तो सूती वस्त्र का मार्केट इंग्लैंड का लगातार बढ़ता जा रहा था। भारतीय कपड़ों को यूरोप और अमेरिका के बाजारों में ब्रिटिश उद्योगों में बने हुए कपड़ों से मुकाबला करना पड़ रहा था। और दूसरी समस्या ये थी कि हर एक सरकार जो आयात आ रहा है दूसरे देश पे उस पर शुल्क लगा करके आयात को महंगा करती है और अपने उद्योग धंधों को फलने फूलने का मौका देती है। इस चीज़ को समझो आप। मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया था कि हर एक देश में कुछ चीज़ें आयात होती हैं यानी आती हैं और कुछ चीज़ों का निर्यात किया जाता है। चूँकि भारत का माल कई देशों में आता था, लेकिन जब उन देशों की सरकार ने, जैसे कि इंग्लैंड का हम उदाहरण देते हैं, तो इंग्लैंड ने जब अपने सूती वस्त्र उद्योग स्थापित किए तो अपने सूती वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए भारत से जो आयात हो रहा था सूती वस्त्रों का या कपास का, उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। यानी अब ये महंगे हो गए और ये हो गए सस्ते जो वहाँ के लोकल हैं। तो लोग किसको खरीदेंगे? लोग वहाँ के जो स्थानीय इंग्लैंड के उद्योग धंधे में बन रहे माल को खरीदेंगे, इसलिए इनको बढ़ावा मिला। लेकिन भारत में तो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिए जो बाहर से आ रहा था माल उस पर किसी तरह का आयात शुल्क नहीं लगाया। और इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने भी भारत से आने वाले कपड़े पर तो भारी शुल्क लगाया, लेकिन जो भारत के खुद का माल था उसको फलने फूलने का मौका नहीं दिया। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों की वजह से भारतीय कपड़े अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप के बाजारों से बाहर हो गए और इससे भारत के कई बुनकर भी बेरोजगार हो गए, क्योंकि बुनकर का तो काम धंधा इसी से चलता था। अब जब काम ही नहीं है तो वो बेरोजगार हो गए। इसी के साथ ही ब्रिटिश और यूरोपीय कंपनियों ने भी भारतीय माल खरीदना बंद कर दिया। नेक्स्ट है 19वीं सदी में भारतीय लौह प्रगलन उद्योग का पतन क्यों हुआ। कारण हमने देखे थे कि औपनिवेशिक सरकार ने वन अधिनियम बना करके आरक्षित वन घोषित कर दिए थे, जिसमें कि किसी भी आम आदमी को जाने की परमिशन नहीं थी और ये लोग उन्हीं जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा कर कोयला प्राप्त करते थे और खनन के माध्यम से जो लोहे अयस्क प्राप्त करते थे। चूंकि अब औपनिवेशिक सरकार ने आरक्षित वनों में लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, जिससे कोयले के लिए लकड़ी मिलना कठिन हो गया था। हालांकि कुछ क्षेत्र ऐसे थे, कुछ ऐसे जंगल थे जिनमें जाने की अनुमति दी गई, लेकिन वहां ये समस्या आई कि प्रगालकों को अपनी भट्टी के लिए भारी कर चुकाना पड़ता था। यानी वहां से उन जंगलों से सुविधा प्राप्त करने की एवज में बहुत भारी टैक्स चुकाना पड़ता था, जो कि उनकी हैसियत से बाहर का था। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने ठीक वही नीति अपने दिमाग में लेकर चलो कि ब्रिटेन खुद के देश में तो भारत से जो माल आ रहा है उस पर टैक्स लगा रहा है और उसको रोक रहा है, लेकिन भारत में ब्रिटेन से जो माल आ रहा है उस पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा रहा, कोई आयात शुल्क नहीं लगाया जा रहा। तो इसलिए जो ब्रिटेन से माल आ रहा है वो सस्ता था। ठीक है, ऐसे ही ब्रिटेन से आयात होने वाले लोहे का इस्तेमाल चूंकि सस्ता था, इसलिए भारतीय लोहार घरेलू बर्तन और औजार बनाने के लिए ब्रिटेन से आयातित लोहे का ही इस्तेमाल करने लग गए और स्थानीय प्रगालकों द्वारा बनाए गए लोहे की मांग लगातार कम होती चली गई। नेक्स्ट है भारतीय वस्त्रोद्योग को अपने शुरुआती सालों में किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो भारतीय वस्त्रोद्योग को अपने शुरुआती सालों में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहली समस्या तो ये आई कि
भारतीय उद्योग को, भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़े से मुकाबला करना पड़ा, क्योंकि अधिकतर देशों में सरकार, वही कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले समझाया कि अधिकतर देशों में सरकार आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगा करके अपने देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा दे रही थी, नए नए उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए बढ़ावा दे रही थी। लेकिन हमारे यहाँ पे भारत की सरकार राज नहीं कर रही थी, बल्कि अंग्रेज सरकार, औपनिवेशिक सरकार राज कर रही थी, और इसने भारतीय उद्योग धंधों को पनपने, फलने फूलने के लिए कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए। नेक्स्ट है, पहले महायुद्ध के दौरान अपना स्टील उत्पादन बढ़ाने में टिस्को को किस बात से मदद मिली? टिस्को आ गया याद, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसने 1912 से लगभग बिल्कुल फ्लो में अपना उत्पादन शुरू कर दिया था। हमने देखा कि टिस्को को प्रारंभ में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो अंग्रेज अधिकारी थे वो लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि भारत में भी उन्नत किस्म के इस्पात का निर्माण हो सकता है। तो वो क्या करते थे, भारतीय रेल की पटरियों के निर्माण करने के लिए वो ब्रिटेन से ही आयातित माल का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ 1914 से 1918 के बीच में, ब्रिटेन का सारा ध्यान कहाँ लग गया? प्रथम विश्व युद्ध में। और इसका फायदा मिला भारतीय वस्त्र उद्योग को भी और साथ में ही लोहे व इस्पात उद्योग को भी। ये देखिए, जब पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन में बनने वाले इस्पात को यूरोप में युद्ध से संबंधी आवश्यकताओं में झोंक दिया गया। अब उनकी मांग को पूरा करने के लिए चूंकि भारत आने वाले ब्रिटिश स्टील की मात्रा में भारी गिरावट आई और रेल की पटरियों के लिए भारतीय रेलवे टिस्को पर निर्भर होता चला गया। जब युद्ध बहुत लंबा खिंचा, हमने देखा 4 साल तक युद्ध चला। जब युद्ध लंबा चला तो टिस्को को युद्ध के लिए गोले की खोल, जो युद्ध में गोले प्रयुक्त होते थे, तो उन गोलों की खोल बनाने और रेलगाड़ी के पहिए बनाने का काम भी सौंप दिया गया। अब इसी चीज से समझ लो कि टिस्को का कितनी बड़ी भागीदारी थी कि टिस्को में 90% जो इस्पात बनता था उसको तो सरकार के द्वारा ही, अंग्रेज सरकार के द्वारा ही खरीद लिया जाता था। तो इस तरह टिस्को ब्रिटिश साम्राज्य में इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना बन गया था। तो बच्चों, हमारे क्वेश्चन आंसर यहीं कंप्लीट होते हैं। एक बार याद नहीं होते हैं, समझ में नहीं आते हैं तो वीडियो को दोबारा देखना है। बहुत ही इजी चैप्टर है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।